मैं हूँ रीमा पराशर। इंडिया एक्सप्रेस के इस चुनावी सफर में आज हम चलेंगे दिल्ली से भोपाल की तरफ और शुरू करेंगे अपना सफर इसी शताब्दी ट्रेन से, जो कि चलने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुए उसमें सत्ता परिवर्तन होने के बाद दिल्ली में यानी कि केंद्र में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के आंकड़ों पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर जनता क्या सोच। तो सफर की शुरुआत हो गई है और दिल्ली से भोपाल के इस पूरे रास्ते में कई सारे स्टेशन आएंगे, जैसे आगरा है, मथुरा है, झांसी है, जहां पर पुराने कुछ यात्री उतरेंगे और नए यात्री चढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल बात जब चुनावों की हो रही है तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, दिल्ली से भोपाल जा रहे हैं? जी। तो ट्रेन में इसी तरह सफर करते रहते हैं या कम सफर करते हैं आप? करता हूँ, कम करता हूँ। क्या लग रहा है पिछले 5 सालों में यात्रा जो होती है ट्रेन की उसमें कुछ सुधार हुआ है या कुछ बदली है वो यात्रा? मुझे लगता है थोड़ी बहुत चेंज हुई है कुछ पोर्शन में, बट जैसे फूड क्वालिटी या क्लीनलीनेस में और भी जरूरत है करने की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव। राजीव जी, आप भी भोपाल जा रहे हैं? जी। जैसा इनका कहना है कि इन्हें लग रहा है कि 5 साल में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो कहीं उठकर सामने नहीं आया। आपके लिए भी ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है? जी हाँ, क्योंकि विरोधियों ने बहुत चाहा राफेल और अन्य मुद्दों को ऊपर लाना, पर वो कुछ ठोस प्रमाण दे नहीं पाए। तो आपको भी लगता है फिर से मोदी सरकार को आना चाहिए? हाँ, एकदम मिलना चाहिए। वैसे भी जब एक आदमी के पीछे 50 लोग टांग खींचने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब वो सही दिशा में काम कर रहा है। तो ऑपोजिशन की जो लामबंदी है, आपको नहीं लगता उसका कोई असर पड़ने वाला? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक नहीं है। ये अपने आप में ही टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कहीं मिले हैं, कहीं नहीं मिले हैं। तो लगता है कि जनता जागरूक है सबको देखते हुए? जी हाँ, जनता हमेशा जागरूक रहती है। जनता किसी बहलावे में नहीं आने वाली है। इस बार मोदी जी को फिर से चुन के वापस लाएंगे और देश को सही रास्ते पर लाए जाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? राजकिशोर शर्मा। राजकिशोर जी, अभी जो हम बात कर रहे थे, किसी के लिए भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है तो किसी के लिए ये है कि एक मोदी के खिलाफ इतने सारे लोग लामबंद हो गए हैं। आपका क्या मानना है? यदि एक पहलवान के खिलाफ 11 इकट्ठे खड़े हो रहे हैं उसे हराने के लिए, तो उस इंसान में कुछ तो दम है ही है। जबकि 11 के खिलाफ वो अकेला लड़ रहा है, वो उसके अंदर एक ही अच्छाई है, वो है उसकी ईमानदारी। बाकी जितने भी नेता आए हैं, हर एक पर कोई न कोई भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है। मोदी जी अकेले ऐसे हैं जिनके ऊपर व्यक्तिगत कोई भी न भ्रष्टाचार का दाग लगा सकता है, न राजनीति में कोई ऐसी बात बता सकता है जो कि राजनीति के मूल्यों के अगेंस्ट में हो। उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कहा, एक नॉर्मल आदमी की तरह से रहते हैं जैसे कि इंसान को रहना चाहिए। यदि सभी आदमी इस तरह से रह लें तो हिंदुस्तान जो है संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है बेईमानी। हर आदमी दूसरे को बेईमान बताता है, खुद बेईमान है, वो अपनी बेईमानी को नहीं देखता। आपको ऐसा लगता है कि वोटिंग पैटर्न कुछ चेंज हुआ है? पहले लोग अपने मुद्दे पर वोट डालते थे और इस बार छवि की बात हो रही है, कुछ नेशनल चीजें हैं जैसे कि सरकार कैसी चली 5 साल उसकी बात हो रही है, तो कुछ हद तक पैटर्न चेंज हुआ है जनता के लिए? यस, पुरानी सरकारें, शायद पुराने लोग, पुराने राजनेता ये सोचते थे जनता बेवकूफ है, वो समझती नहीं है। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडियाज, आई थिंक आज शहर तो क्या गांव-गांव में भी लोग अवेयर हैं। दे अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस। जो लोग पहले साथ बैठ के चाय नहीं पीते थे, आज दे आर टुगेदर। एक शेर को रोकने के लिए गीदड़ों का झुंड इकट्ठा है। आप भी दिल्ली से भोपाल की जर्नी में, भोपाल के निवासी हैं आप? नहीं, मैं दिल्ली का निवासी। दिल्ली गए हैं तो भोपाल किसी काम से जा रहे हैं? हाँ, मेरे ब्रदर के एग्जाम से मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो ये बताएं कि जिस तरह से हम बार बार सुन रहे हैं कि छवि इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा अहम भूमिका अदा कर रही है, आपके लिए भी छवि इम्पोर्टेंट है सरकार की या फिर अपने जो मुद्दे हैं उन पर आप बात करें?
नहीं, दोनों प्रकार से ही बहुत अच्छा है। छवि में भी कहा जाए तो एक इम्प्रेशन जो पूरी इंडियन सोशलिस्ट एंड जो सिटीजन्स के ऊपर आया है वो भी अपने आप में एक तारीफ के काबिल है। प्लस जो अदर वर्क्स हैं जो स्पेशली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट्स हैं, डिसेबिलिटीज से रिलेटेड हैं, जो बहुत पिछले टाइम से चला आ रहा था, उसके लिए जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, नए नए स्टार्टअप इंडियाज के जो प्रोग्राम्स हैं, इवनली जो टेक्निकल एजुकेशंस को जो इंकरेजमेंट किया गया है लास्ट 5 years में, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो इवनली जो टैक्स पेयर्स का जो अमाउंट्स है उसको एक अच्छी जगह से यूटिलाइजेशन करके नए नए सेक्टर्स को क्रिएट किया गया है, दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। महिला होने के नाते आपका क्या मानना है, महिलाओं के लिए इस बार क्या लग रहा है, इस बार चुनाव क्या लेकर आए? मैं तो यही चाहूंगी मोदी जी कंटिन्यू करें बस। तो आप क्यों खुश हैं उनकी सरकार? टाइम देना तो चाहिए ना, कम 5 साल तो बहुत ही कम होते हैं, फिर पता लगेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स और होते हैं। अब वैसे तो उन्होंने महिलाओं के लिए किया ही है, गांव वगैरह में जैसे गैस का चूल्हा और ये स्वच्छता अभियान, वैसे इससे काफी जागरूकता आई है। पहले बच्चे फेंक देते थे चीजें इधर उधर, लेकिन आजकल उनकी मदर्स टोकती हैं तो वो लोग वापस अपने पॉकेट में ही रख लेते हैं। काफी अच्छा है। आपको लगता है स्वच्छ भारत मिशन जो चला है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट? बहुत पॉजिटिव है ये तो। आप देखिए ना, पहले इंदौर नंबर 1 आता था, भोपाल तो अब और इम्प्रूव कर रहा है, अभी नंबर 1 तो नहीं है। भोपाल में आपको क्या लग रहा है, सत्ता क्योंकि वहाँ चेंज हुई है, बीजेपी हटी और कांग्रेस आई है, उसका कुछ इम्पैक्ट इस बार केंद्र पर भी पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी लोग बहुत पछता रहे हैं कि हमने शिवराज सिंह को हटा के गलती करी है। हाँ जी, मतलब जो बात करते हैं वो कहते हैं वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था कि भाई आप मतलब चेंज लाओ, तो इस वजह से, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। भोपाल से तो दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव मैदान में हारेंगे। तो आपको लगता है पक्की तरह से बीजेपी आनी चाहिए? तो जाहिर तौर पर बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर व्यूज हैं, लेकिन कुछ और हम यहाँ महिलाओं से जरूर बात करेंगे। मैडम, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में, आप क्या सोचती हैं, क्या मुद्दा आपके लिए जरूरी है? मेरे को तो लगता है कि बीजेपी आएगा, फिर से आएगी, क्योंकि काम तो अच्छा किया है उन्होंने इस साल 5 साल में, और बाकी तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। मतलब मैं तो वोट दूंगी बीजेपी को, है ना। बस उसकी उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो भ्रष्टाचार में नहीं सही कर पाए हैं अभी तक। आपको लगता है भ्रष्टाचार पर और काम होने की जरूरत है? क्योंकि वो मतलब वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, पर लोगों को भी उस पर हेल्प करनी पड़ेगी ना, तभी हो पाएगा। वो तो खाली एक जन तो कर नहीं सकता। भोपाल में दिग्विजय सिंह मैदान में है, और इस बार क्योंकि सत्ता बदल चुकी है, शिवराज सिंह सरकार की जगह अब कमलनाथ सरकार है, आपको लगता है वहां पर जब लोग वोट देने जाएंगे आप लोग, तो कुछ उसका भी इम्पैक्ट होगा कि सत्ता बदली है तो अब केंद्र में भी बदले? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे बहुत साल हो गए थे उनको काम करते करते ना, तो शायद लोगों को कुछ काम अच्छे नहीं थे, सड़क वगैरह नहीं बनी और बहुत पेंडिंग होने लगा था। क्योंकि ज्यादा टाइम रहती है सरकार तो फिर ये होता है ना, उनको लगता है हमारा ही है अब तो हम ही आएंगे। जिंदर जी, भोपाल के निवासी हैं आप या वैसे किसी काम? ना, मैं झांसी का निवासी हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ जी मैम। तो इस बार बहुत अलग अलग व्यूज पड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस बार सरकार की छवि पे वोट दिए जाएंगे, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत अहम रहेगा। आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरा तो मानना ये है कि जैसे ही 5 साल में ट्रैफिक कुछ सुधरा है, और इस देश को और अच्छा करने के लिए 5 साल तो बहुत कम है। हाँ, कुछ खराब करने के लिए टाइम बहुत, मतलब कुछ भी कम समय में खराब कर सकते हैं, और उससे अच्छा और करना हो तो मोदी जी, मैं तो चाहता हूँ कि वो आए, इस देश के भले के लिए तो होना चाहिए। मोदी शुड कम बैक, आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, मोदी जी को दोबारा जरूर आना चाहिए, हम ऐसा ही मानते हैं। आपका ऐसा मानने के पीछे क्या वजह? इसके पीछे वजह ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी इंडिया की इमेज बनाई है उन्होंने, जो अभी तक नहीं थी, तो इसलिए मोदी को दोबारा आना चाहिए। डेवलपमेंट भी हुआ है। दूसरा मुद्दा डेवलपमेंट का है। अगर आप देखेंगे जो हाईवेज बन रहे हैं, जो रोड बन रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है। विपक्ष का कोई नेता पसंद नहीं है? विपक्ष में ऐसा कोई नेता बचा ही नहीं। कांग्रेस ने अपने सारे नेता तो खत्म कर दिए, कोई अच्छा नेता नहीं है विपक्ष के पास में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे लोग।
अच्छा जी, पूरी तरह एकजुट हो रहा है विपक्ष, उसका कुछ असर आपको लगता है कि मोदी के नंबरों पर पड़ने वाला है? नहीं, मोदी को इसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज ये लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये जातिवाद में इकट्ठा हो रहे हैं कि ये वोट मेरा है, मुस्लिम मेरा है वोट, और यादव वोट मेरा है, तो उससे मोदी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सब चीज देख रहे हैं और वो लोग मोदी को वोट करेंगे। दिलचस्प बातें निकल कर आ रही हैं। किसी के लिए भ्रष्टाचार इस बार अहम मुद्दा है और पहले से पैटर्न जो है वो हमें चेंज होता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले जब भी हम पिछले चुनावों तक बात करते थे तो सभी के लिए अपने लोकल मुद्दे जो कि रोजमर्रा के मुद्दे होते थे वो सबसे ज्यादा अहम रहते थे जब वो वोट डालने के लिए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक वोटर्स का रुख जो है या रुझान यूं कहें कि चेंज हो गया है मुद्दों की तरफ से, और अब राष्ट्रीय मुद्दे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कि विकास का नारा जो मोदी ने दिया था वो हो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं, ये आधार हैं जिस आधार पर इस बार जनता वोट डालने के लिए जाने वाली है। हम और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सत्यवीर सिंह। सत्यवीर जी कहाँ के निवासी हैं? भोपाल के? ग्वालियर। ग्वालियर। आप मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में लग रहा है कि कुछ सत्ता परिवर्तन जो हुआ उसका असर पड़ने वाला? नो, कोई फर्क नहीं है। तो जो बदलाव हुआ 15 साल बाद उसका कुछ भी तनिक भी असर नहीं? इससे कोई फर्क नहीं है। जैसे बीजेपी फिर भी ठीक था, जब तक कांग्रेस आया जब तक तो कुछ भी नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ से हैं आप? आगरा। आगरा से। यूपी में तो एकदम बबुआ और बहन जी साथ में हैं। कुछ असर दिख रहा है? दिखेगा उसका असर, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। दोनों कम से कम 50 सीट लाएंगे मिला के। अच्छा, 50 सीटें? 50। बीजेपी तो दावा कर रही है 70 सीटें लेकर। बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं यूपी के अंदर ज्यादातर मुस्लिम और दलित वोट बहुत है, दोनों अपना कम्प्रोमाइज करके वो 85 उस हिसाब से उतार रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जहां पर अब तक पहले समाजवादी पार्टी होती थी और बीएसपी वाले उसको अपोज करते थे, जहां बीएसपी होती थी समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी होती थी, अब क्या जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि दोनों एक हो गए हैं तो हमें भी एक हो जाना चाहिए? क्योंकि पहले तो राइवलरी बहुत ज्यादा होती थी। नहीं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि दोनों को एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के अंदर ज्यादातर गरीब तबका बहुत है, गाँव के इलाके बहुत है। इस 5 सालों में बेरोजगारी बहुत आई है देश के अंदर। नोटबंदी से लोग बहुत परेशान हुए, फिर जीएसटी लग गई, ये कारोबार में दम नहीं है बिल्कुल भी। पिछले लोकसभा चुनाव में आंकड़े यही बताते हैं कि पूरी तरह से वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा था और उसी के बहाने बीजेपी ने सत्ता हासिल की और इतने बड़े संख्या में बहुमत लेकर पार्टी आई थी। लेकिन इस बार एक बार फिर से बात वही शुरू हो रही है, मोदी वर्सेस कौन। और इसी पे हम जब बात करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि आखिर मोदी के सामने कौन है। लोग ऐसा कहते हैं। वर्तमान में मोदी के सामने जो भी गठबंधन या जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और निश्चित तौर पर भारत देश की संपूर्ण जनता मोदी के साथ है और इस बार पहले से अधिक सीटें प्राप्त कर मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या लग रहा है, सत्ता बदली है तो क्या दिल्ली में भी बदले? हाँ, मध्य प्रदेश में सत्ता बदली है, लेकिन बदली कहाँ है? वोट परसेंटेज तो बराबर ही रहा है, थोड़ा बहुत ही अंतर है 2-4 सीट का, और बदलाव की हवा दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तो फिर से मोदी सरकार, एक बार और फिर से मोदी सरकार। तो आपके लिए लोकल मुद्दे, जो पहले हम सोचते थे कि लोकल मुद्दे हमारे इलाके का जो मुद्दा है वो हम अपने इलाके में उसी आधार पर वोट डालेंगे, वो मुद्दे अब दिखाई नहीं दे रहे क्या? नहीं, मुद्दे हैं ऐसा नहीं है, मगर पहले की अपेक्षा मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं एमपी मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ, जब मैं कांग्रेस की सरकार में मैंने देखा तो सागर से मुझे भोपाल आने में 10 से 12 घंटे लगते थे। आज जब से मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 3 घंटे में हम सागर से भोपाल आ जाते हैं। सड़कें अच्छी बनी हैं और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, सुरक्षा बहुत अच्छी है और मोदी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारा ही नहीं पूरी जनता का विश्वास है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह के काम करते रहे। सत्ता परिवर्तन हुआ क्यों मध्य प्रदेश में, अगर अच्छा काम कर रही थी बीजेपी? तो ये सत्ता परिवर्तन जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो ऐसा नहीं कि मोदी का या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई लहर थी। एक्चुअली में क्या है, ये कांग्रेस के किसान उनकी बातों में आ गए और वो आज अपन देख रहे हैं कि उन्होंने बोला, जैसे मैं भी एक किसान हूँ
तो बोला गया कि आपका 2 लाख का कर्जा माफ होगा, और आज हम देख रहे हैं तो मुझसे एक और जुमला दिया जा रहा है कि अब हमारे पास बजट नहीं है, अब हम आगे देखेंगे, अब हमारा लोकसभा में हमें वोट दीजिए फिर हम आपको करेंगे। तो वही भ्रमितीकरण वाला मुद्दा है और जनता जान चुकी है और ये भी मान चुकी है कि मोदी ही विकल्प है। राष्ट्र के मुद्दे पर हो, किसी भी मुद्दे पर हो, 3 तलाक के मुद्दे को ले लीजिए, कांग्रेस ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनके प्रति एक बड़ा कदम उठाया। 3 तलाक का मुद्दा वो हमारी बहनों के लिए ने बहुत अच्छा कदम उठाया। हमने अब तक बहुत से लोकसभा चुनाव कवर किए हैं, लेकिन इस बार चुनाव की ये बहस बहुत ही दिलचस्प और अनोखी है। अब तक लोग हमेशा से लोकल मुद्दे या अपने लोकल सांसद जिसको वो चुनकर लाते थे उसकी बात किया करते थे और उसी आधार पर वोट डालने की भी वकालत किया करते थे। लेकिन इस बार ना सिर्फ मुद्दे बदले हैं बल्कि ये बात भी बदल गई है कि अब सांसद की बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है कि केंद्र में आखिर जनता प्रधानमंत्री किसको बनाए और आखिर मोदी के सामने विकल्प कौन है। तो जाहिर है इस तरह की दिलचस्प बहस हमारी यूं ही चलती रहेगी। और अब हमारी टीम पहुंच गई है सीधे दिल्ली से भोपाल, और जब हम इंडिया एक्सप्रेस में सफर की बात कर रहे हैं, चुनावी चकल्लस कर रहे हैं, लोगों से बहस कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान हम ये भी दिखा दें कि भोपाल जहां पर हम पहुंचे हैं अभी, वो स्टेशन आखिर कैसा है। एक बहुत ही अनोखा और खूबसूरत स्टेशन ये हमें लगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे स्टेशन में पेंटिंग की गई है और पेंटिंग में अलग अलग मैसेज देने की कोशिश की गई है। कहीं पर स्वच्छता का मैसेज है तो कहीं पर रेल के डिब्बे बनाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर हमारा ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा और इसमें अलग अलग लोगों की राय भी हम लेते रहेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर वो इस बार क्या सोचते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।